मेरा नाम नियति पटेल है और मैं एमएससी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और आज मेरा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का सेमिनार है और मेरा टॉपिक है एंजाइम्स को एंजाइम। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे। कंटेंट ये है डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और को एंजाइम। तो डेफिनेशन में क्या बता रहा है मैं ये सबसे पहले बताऊंगी आपको। An enzyme is biological catalyst, a protein or RNA that increase the rate of chemical reaction without beginning consumed in the process। तो enzyme क्या है? तो enzyme biological catalyst है। biological catalyst मतलब क्या है? आपको आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला कैटलिस्ट है। ये क्या होता है कि एंजाइम होता है, ठीक ना। ये किससे बनता है? तो ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक। इसके बाद इसके अलावा आपका कुछ एंजाइम आरएनए से बना होता है, ठीक। जो आपका केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या करवा रहे हैं, तो उसका रेट मतलब कि उसका स्पीड अप करेगा। अगर कोई रिएक्शन आपका 10 मिनट में होना है तो उसको हम 2 से 3 मिनट में करवा देंगे, ठीक। तो करवा देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रेट को वो बढ़ाएगा, ठीक। और आपका जो टाइम है वो कम लगेगा और आपका रिएक्शन जल्दी होगा। मतलब कि आपको जो एंजाइम है वो आपका खुद प्रोसेस से कंज्यूम्ड नहीं होगा, एंजाइम यूज़ होगा, ठीक। कंज्यूम नहीं होगा लेकिन एंजाइम यूज़ होगा। यूज़ होकर क्या होगा? खुद तो बाहर निकल जाएगा और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद वो एंजाइम को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको तिबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आपका एंजाइम है वो कंज्यूम्ड नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। मतलब कि यूज़ तो होगा पर ख़त्म नहीं होगा। बस यही है इस डेफिनेशन में, बस यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर है हमारा एंजाइम लोवेस्ट, ये वाला एंजाइम लोवेस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो मतलब कि किसी भी रिएक्शन का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको ये कम कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ कि मान लो कि सपोज़ करो कि अगर आपका कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में उसमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक ना, होता है। तो उसको कन्वर्ट होने में जो टाइम पे रिएक्शन हो रहा है तभी वो कन्वर्ट हो रहा है। जब कन्वर्ट ये हो रहा है कि तब उसको कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे मैं एनर्जी देना स्टार्ट करती हूँ, ये 2 ठो मैंने ग्राफ बनाए हैं, ये दोनों ग्राफ से समझाती हूँ मैं आपको। ये ग्राफ ए है और बी है। तो ग्राफ ए को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे मैं एनर्जी देना स्टार्ट करती हूँ, जैसे मैं एनर्जी देना, यहाँ देखिए रहा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी है इधर नीचे, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विदाउट एंजाइम है। तो इसमें पहला ग्राफ ए नंबर मैं समझा रही हूँ कि जैसे मैं एनर्जी देना स्टार्ट करती हूँ, इस पॉइंट पे जाने के बाद अब ये कन्वर्ट होना चालू होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। मतलब कि रिएक्टेंट से, ये देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बस इसमें यही है ये वाले ग्राफ में।
और फिर हम बी वाले ग्राफ को देखते हैं। इधर आपका बी ग्राफ है, ये देखिए ये वाला बी ग्राफ है, जिसमें क्या हो रहा है कि तो एनर्जी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, और यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का ज़रूरत था, और यहाँ पे इससे थोड़ा कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। बस यही इस ग्राफ में डिफरेंस है, और बाकी जो भी है मैं अभी बताऊँगी, आप ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है। तो इंजाइम क्या करेगा, मैं बी वाला का एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। तो इंजाइम क्या करेगा, तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को, जितने एनर्जी उसको चाहिए थी प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देगा। मतलब कि जितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी उतनी आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी, ठीक ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी ना प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। बस यही, जैसे मैं आपको बताई ना कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे उससे कम रिक्वायर्ड होगा। बस यही है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक। मैंने इतना बता दिया। जैसा कि इसमें पहले वाले में इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, लेकिन दूसरे वाला में देखिए इसमें एक्टिवेशन इतनी कम, मतलब इसमें ए वाला जो है उसमें इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, लेकिन दूसरे वाले में जो दूसरा मतलब बी वाला है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम करा दिए कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इसमें एक्टिवेशन ए वाले में ज़्यादा लगा था एक्टिवेशन एनर्जी, और बी वाले में इससे थोड़े कम लगा था, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कोई रिएक्शन है जो विदाउट इंजाइम, और इंजाइम का ना यूज़ करके अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो पहला नंबर इतना टाइम लग रहा है, ठीक ना, और तो इसको इतना एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। लेकिन इसी रिएक्शन में हम इंजाइम का इस्तेमाल करके तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो कम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि इस तरीके से भी आपको इंजाइम काम करता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों ग्राफ को समझा रहा है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है कि जो ए ग्राफ है उसमें, जो ए वाला ग्राफ है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और जो बी वाले ग्राफ है उसमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा। बस यही डिफरेंस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में दोनों के बीच, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। इसके बाद फिर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम में क्या है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, एक्सीलरेट रिएक्शन, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें क्या है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या करता है, एक्सीलरेट मतलब बढ़ा देना रिएक्शन को, मतलब कि ये रिएक्शन जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो चुकी है, ठीक ना, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है तो ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, तो रिएक्शन आपका जल्दी होगा। बस इसमें फर्स्ट लाइन में एक्सीलरेट एफिशिएंसी में यही है। फिर है हमारा स्पेसिफिसिटी में क्या है कि हाईली स्पेसिफिक टू सब्ट्रैक्ट एंड रिएक्शन। एग्जाम्पल में यूरियस एंड एक्ट ओनली ऑन यूरिया। तो इसमें क्या है कि स्पेसिफिसिटी क्या है, जो आपका एनर्जी है वो हाईली स्पेसिफिक है, ठीक ना, और आपका इंजाइम आपके सब्ट्रैक्ट के लिए, आपके रिएक्टेंट के लिए, जो रिएक्शन के लिए आपका जो इंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक। किसी भी सब्ट्रैक्ट को बाइंड करेगा हर इंजाइम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। जैसे कि आपका यूरियस जो है वो सिर्फ यूरिया पे ही काम करेगा, और कोई भी सब्ट्रैक्ट डाल दो इसके साथ वो काम मतलब कोई भी अगर सब्ट्रैक्ट डाल देंगे तो उसके साथ वो काम नहीं करेगा, ठीक ना। और यूरियस क्या है कि ASE लगा हुआ है उसमें, ना तो वो इंजाइम है
और ये सिर्फ यूरिया से ही काम करेगा और किसी और पे काम नहीं करेगा, बस इसमें यही है। ठीक, इसके बाद है रीयूजेबल। रीयूजेबल क्या है, तो रीयूजेबल यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रीयूजेबल। मैं बार बार पेंसिल इसीलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब पेंसिल चल चुका है, इसकी वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा क्लियर, तो मैं इसीलिए एक एक चीज़ को पढ़ रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। रीयूजेबल, तो रीयूजेबल पे क्या है कि नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। इस एंजाइम को हम दोबारा काम कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं वो एंजाइम यूज़ हो चु मतलब हम मतलब ये है कि जो एंजाइम यूज़ हो जो एंजाइम यूज़ हो हुआ जो एंजाइम यूज़ हो चुका है वो कंज्यूम नहीं हो, इसीलिए हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मतलब जो यूज़ हो चुका है उसको दोबारा, इसलिए हम इसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बस इसमें यही है। फिर हमारा है ये अफेक्टेड बाय कंडीशन। अफेक्टेड बाय कंडीशन, ये वाला अफेक्टेड बाय कंडीशन में ये टेम्परेचर, पीएच एंड सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन अफेक्ट एक्टिविटी। तो इसका क्या है, इंजाइम जो एक्टिव है जो अफेक्ट कर सकती है कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, पीएच पे डिपेंड करेगा, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। इस टेम्परेचर पीएच सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ये अफेक्ट करते हैं। ठीक, इसके नहीं मतलब इसके एक्टिविटी को वो कितना ज़्यादा कितना अच्छे से, मतलब कितना ज़्यादा नहीं, कितना ज़्यादा अच्छे से कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करा रहा है। ठीक, बस इसमें यही है। फिर है हमारा फ्रॉम एंजाइम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स, दूसरे नंबर में है ये फ्रॉम एंजाइम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। ये है टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये क्या है कि आपका जो एंजाइम है वो सब्ट्रैक्ट के साथ रिएक्टेंट के साथ बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होता है कि ये टेम्प्रोरी होता है, टेम्प्रोरी कॉम्प्लेक्स होता है जो रिएक्शन के दोबारा बनता है। तो हम उसे आगे देखेंगे। ठीक, फिर हमारा है कैन रिक्वायर कोफैक्टर, जो नीचे है कैन रिक्वायर कोफैक्टर। सम एंजाइम नीड मी आयन और विटामिन टू वर्क। तो इसमें क्या है कि कोफैक्टर क्या है, आपका मेटल आयन फिर कुछ विटामिन होगा जो कोफैक्टर के जगह पे को एंजाइम होगा। तो वर्क कुछ एंजाइम को मेटल आयन चाहिए और विटामिन चाहिए, तो उसको कोफैक्टर या को एंजाइम कहते हैं। ठीक, तो ये सब चाहिए रहते हैं कुछ एंजाइम को वर्क कराने के लिए, बस इसमें यही है। फिर हमारा है सेंसिटिव टू इनहेबिटर। तो इसमें क्या है कि कैन बी इनहेबिटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और टॉक्सिन। तो मतलब इनहेबिटर मतलब रोकथाम करने वाला एक एंजाइम को काम नहीं करने देगा। इनहेबिटर के लिए सेंसिटिव है आपका एंजाइम। जो आपका एंजाइम है वो इनहेबिटर हो सकता है, ठीक, और किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या फिर टॉक्सिन से, तो एंजाइम आपका काम नहीं कर पाएगा अगर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और टॉक्सिन होगा तो। ठीक, इसके बाद फिर हमारा नीचे में दिया हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम सबसे पहले हमारा एपो एंजाइम दिया है। एपो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इनएक्टिव एलॉन। तो एपो एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का जो कि अकेला जैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक ना, इसमें लिखा हो ना कि इनएक्टिव एलॉन, तो वही है बस। फिर हमारा है ये एपो एंजाइम के बाद कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या कि
इसमें क्या है कि कोफैक्टर को क्या है कि कोफैक्टर क्या होता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ पार्ट प्रोटीन का होगा या नॉन प्रोटीन का होगा। तो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम, ठीक। और आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। तो बोल दी, ठीक ना। लेकिन कैन बी मेटल आयन वाले, मैग्नीज, जिंक, आयरन, ये सब क्या होता है, मेटल आयन है, या तो आपका मेटल आयन हो सकता है या तो फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो आपका कोफैक्टर है जो वो मेटलिक आयन होता है, ठीक। इसके बाद फिर है होलो एंजाइम। तो इसमें क्या है कि अब होलो एंजाइम क्या होता है, अब जब आप एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला देंगे तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो का मीनिंग है होल, ठीक है। तो कंप्लीट एंजाइम कब बोलेंगे, जब उसमें एपो एंजाइम और कोफैक्टर होगा, ठीक। इसमें इधर मैं नीचे दिखाई भी हूँ, ये रहा होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, बस यही है और कुछ भी नहीं है। फिर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, द टर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप इज यूज्ड व्हेन द नॉन प्रोटीन मोस्ट टाइटली बाइंड विद द एपो एंजाइम। तो ये क्या बता रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक टर्म क्या आता है उसको हम अब यूज़ करते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को टाइटली बॉन्ड होगा, कोवेन कोवेंट कोवैलेंटली बॉन्ड होगा, इससे एपो एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड होगा, ठीक। तो उसको ही हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। फिर है यहाँ भी इधर इधर भी निकाय होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, यही जो मैंने आपको बताया यही है और कुछ नहीं। इसको जो आपका कोई एंजाइम होता है वो सेपरेट हो जाता है और डायलिसिस के से, लेकिन आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता है, बस इसमें यही और कुछ नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर हमारा इधर नीचे है कोएंजाइम। कोएंजाइम को मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा कोएंजाइम भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक। तो कोएंजाइम क्या है कि एक कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल of stem derived from vitamin that help and enzyme carry out its catalytic function। तो कोएंजाइम क्या होता है कि ऑर्गेनिक होता है, ठीक, और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और ये डिराइव्ड होता है विटामिन से, जो कि एंजाइम को हेल्प करता है अपना कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करने, ठीक ना, कर पाए, यही है बस, इसमें कर सकते हैं। तो फिर है कि कोएंजाइम वर्क एज कैरियर ट्रांसपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और केमिकल ग्रुप। तो इसका है कि जो आपका कोएंजाइम है वो कैरियर और ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक। इसको कैरी करेगा या इसको ट्रांसपोर्टर करेगा आपको इलेक्ट्रॉन को या फिर केमिकल ग्रुप को, जैसे कि CH3COOH, इस सब को कैरी करने में या ट्रांसपोर्ट करने में काम करेगा, ठीक ना। इसके बाद फिर है हमारा एग्जाम्पल दिया है NAD+FAD कोएंजाइम, ठीक, इधर दिया हुआ है। फिर इसमें है होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम में है, ओपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है। बस मैंने जो आपको समझाया वो अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।